हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने एजुकेशन चैनल लर्नेट पर। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आज हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, तो आज हम इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आज हमारा सबसे पहले टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ओके, तो मैंने आप सभी को बताया था कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टिश्यूज होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है। प्लांट्स में जो रूट्स और लीव्स और स्टेम्स की जो वेसल्स एंड ट्रैचेट्स होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं ताकि कंटिन्यूअस फ्लो हो सके वाटर का। ठीक है, अब वाटर जो होता है वो रूट कंडक्ट करते हैं सॉइल से। वो कैसे लेते हैं? जो रूट्स के जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं सॉइल के, तो वो सॉइल से आयंस को लेते हैं। तो इस तरह सॉइल और प्लांट के रूट के बीच में आयन डिफरेंस क्रिएट होता है। इसी आयन डिफरेंस को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए वाटर जो है वो सॉइल से प्लांट्स के रूट की तरफ मूव करता है और इस तरह प्लांट को वाटर मिल जाता है। ठीक है, नाउ अब क्या होता है कि ये जो प्रेशर क्रिएट होता है आयन डिफरेंस की वजह से वो काफ़ी होता है वाटर को प्लांट्स के हाइट तक पहुंचाने के लिए, मतलब टॉप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन प्लांट जो है वो अलग अलग स्ट्रैटेजी भी यूज़ करते हैं वाटर को जाइलम के थ्रू प्लांट्स के ऊपरी हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि जो स्टोमाटा होता है ना प्लांट्स के लीव्स में, जो स्टोमाटल पोर्स होते हैं उनसे वाटर का लॉस होता है और वो जो वाटर, वहां से जो वाटर का लॉस होता है तो उस गैप को फील करने के लिए जाइलम वेसल से वाटर जो है लीफ की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एक इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा जो इवेपोरेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का लीफ के सेल्स से, उससे भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीव्स की तरफ। ठीक है, तीसरा जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, एरियल यानी कि एयर के कॉन्टैक्ट्स में जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहां से जो इवेपोरेशन होता है उसे हम ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उस वजह से भी प्लांट्स में जाइलम के थ्रू वाटर अपवर्ड की तरफ मूव करता है, इन प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ मूव करता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन जो है इस तरह वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में मददगार होता है और जो वाटर में डिसॉल्व मिनरल्स होती हैं वो भी रूट से जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन जो होता है वो टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है प्लांट की। और द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट, यानी कि जो रूट प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट होने में वो रात में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दिन के टाइम में जो मेजर फैक्टर होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट होने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में वो ट्रांसपीरेशन होता है, लेकिन नाइट के टाइम में ट्रांसपीरेशन नहीं होता है। इसलिए नाइट के टाइम में मेजर फैक्टर रूट प्रेशर होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, अब इस बारे में पढ़ेंगे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, रूट लेता है सॉइल से वाटर, और वो अलग अलग कारणों से प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ट्रांसपीरेशन की वजह से, स्टोमाटल पोर्स से, वाटर के इवेपोरेशन की वजह से, या फिर रूट्स में जो प्रेशर क्रिएट होता है उस वजह से, ये फैक्टर्स हैं जिस वजह से वाटर प्लांट्स में ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में अलग अलग पार्ट्स में मूव करता है। ठीक है, नाउ अबाउट फूड्स। फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो फूड बनाता है, जो भोजन बनाता है प्लांट, उसका भी ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी होता है। वो फूड प्रोडक्ट पहले तो सॉल्यूबल होता है। ठीक है,
ये जो प्रोसेस होता है ना फूड सोल्यूबल प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस के एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स के पार्ट्स में जाने का, इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जिस वस्कुलर टिश्यू से होता है, जिस वस्कुलर टिश्यू के थ्रू से फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को कैरी करने के अलावा फ्लोएम एक और काम करता है, एमिनो एसिड्स और भी कुछ सब्सटेंसेस को वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। These substances are especially delivered to the storage organs of roots, fruits and seeds and to growing organs. ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होती हैं और भी अदर सब्सटेंसेस होती हैं, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होती हैं? ये स्टोरेज ऑर्गन्स में जाती हैं, रूट्स के, फ्रूट्स के, सीड्स के एंड और उस ऑर्गन्स तक जाती हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। The translocation of food and other substances takes place in the sieve tube with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का और दूसरी चीजों का, वो सीव ट्यूब्स की हेल्प से होता है, उनके कंपेनियन सेल्स भी हेल्प करते हैं, मतलब उनके एडजेसेंट यानी कि अगल बगल के जो भी सेल्स होते हैं उनकी हेल्प से भी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। ये जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू, ये एनर्जी का यूज करता है, ठीक है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन तो प्रेशर डिफरेंस से ही हो जाता है, लेकिन फूड को ट्रांसलोकेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि सुक्रोज है, इसको ट्रांसफर करने के लिए फ्लोएम टिश्यू के द्वारा जो एनर्जी यूज की जाती है वो एटीपी से ली जाती है। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, जिस वजह से जो वाटर का मूवमेंट होता है वो सेल के अंदर की तरफ होता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू व्हिच हैव लेस प्रेशर, मतलब उस टिश्यू की तरफ मटेरियल मूव करता है फ्लोएम में से जिसमें प्रेशर कम होता है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स, और इस तरह से प्लांट के जिस पार्ट को मटेरियल की जरूरत होती है उस पार्ट्स में इनका ट्रांसलोकेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट्स और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। एग्जाम्पल के तौर पे स्प्रिंग सीजन जब होता है, जब वसंत ऋतु होती है, तब जो स्टोर्ड शुगर होते हैं रूट्स में या स्टेम टिश्यूज में, वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाते हैं? बर्ड्स तक, यानी कि कली तक, ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके और वो ग्रो कर सके, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खत्म होता है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। उसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ह्यूमन बींग्स में और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सेकेंड इज व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करना जरूरी क्यों है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फोर्थ इज हाउ आर वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। वाटर और मिनरल्स प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिफ्थ इज हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है। Our next topic is excretion। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो गैसियस वेस्टेज को रिमूव करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो गैसियस वेस्टेज प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में, वो उनको कैसे रिमूव करता है। रेस्पिरेशन के दौरान ह्यूमन बीइंग्स में या दूसरे एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैसे हम रिमूव करते हैं। अब हम जो दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब जो लिविंग सेल को मेंटेन करने के लिए प्रोसेसेस होती हैं, उन्हें ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब उनके द्वारा जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि नाइट्रोजनस होते हैं, उनको कैसे रिमूव करते हैं हम इस बारे में पढ़ेंगे।
वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि जिसके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट का, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होता है हमारी बॉडी से, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अलग अलग जीव जो हैं वो अलग अलग तरीका अपनाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा अपनी बॉडी सरफेस से जो वाटर्स होती हैं उनकी अगल बगल उसमें डिसॉल्व कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रोसेसेस के बारे में जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारा अगला टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है हम ये देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें 2 किडनीज होती हैं, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, और 2 यूरेटर्स होते हैं। ये जो पतला पतला ट्यूब जैसा दिख रहा है जो किडनी से निकल रहा है, ये इन्हें हम यूरेटर कहते हैं। और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है। ठीक है, और एक होता है यूरेथ्रा जिससे यूरिन का रिमूवल होता है। अब जो किडनी है वो कहाँ लोकेट होता है हमारी बॉडी में? ये एब्डोमेन में होता है, यानी कि पेट में होता है, हमारे दोनों ये जो क्या बोलते हैं बैकबोन के दोनों साइड। ठीक है, अब यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है किडनी में, कैसे पास होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूरिन किडनी में जो प्रोड्यूस होता है वो यूरेटर के थ्रू पास आउट होकर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और वहां से वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यूरिन बनने का पर्पस क्या है? यूरिन बनता ही क्यों है हमारी बॉडी में? देखिए, ताकि यूरिन इसलिए बनता है ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है हमारे ब्लड में वो उसको रिमूव कर सके। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लंग्स में रिमूव किया जाता है, वैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट को जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड को हमारे ब्लड से किडनी में रिमूव किया जा सके, इसलिए यूरिन बनता है। ठीक है, It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys, like in the lungs, is a cluster of very thin-walled blood capillaries. तो इसलिए जैसे कि लंग्स में बहुत ही पतली पतली वॉल्स की कैपिलरीज होती हैं जो CO2 को रिमूव करने में मदद करती हैं, वैसे ही कैपिलरीज होती हैं किडनी में भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। प्रत्येक जो कैपिलरी होता है, कैपिलरी का क्लस्टर होता है किडनी में, वो एक कप शेप कलेक्ट करता है फिल्टर्ड यूरिन को, उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। और ये जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है यानी कैपिलरी का क्लस्टर जो कि एक कप शेप्ड एंड ऑफ ए ट्यूब से कनेक्ट होता है, जो ट्यूब कलेक्ट करता है फिल्टर्ड यूरिन को, इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसी फिल्ट्रेशन यूनिट्स को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube. जब इस ट्यूब से यूरिन फ्लो करता है तो जो फिल्टर आउट हुआ रहता है इनिशियल स्टेज में यूरिन में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। और वाटर का कितने अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन होगा ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा मात्रा में बॉडी से वाटर को रिमूव करना है, कितना ज़्यादा है बॉडी में वाटर और कितना एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और कितने अमाउंट में वेस्ट को रिमूव करना है। ठीक है, The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder. जो यूरिन बनता है किडनी में वो यूरेटर से होते हुए जो कि दोनों किडनियों से कनेक्ट होता है। यूरेटर एक ट्यूब जैसा होता है जिससे होते हुए यूरिन जो है वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है
और वहाँ यूरिनरी ब्लैडर में वो इकट्ठा होता है तब तक जब तक प्रेशर के कारण जो एक्सपेंड होता है ब्लैडर, वो मतलब उस फील ना हो उसको पास आउट करने का, जब तक कि इंसान को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये फील ना हो पास आउट करने का, तब तक वो वहाँ इकट्ठा रहता है। ब्लैडर जो होता है वो मस्कुलर होता है, इसलिए वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है और इस वजह से हम अपनी यूरिन को पास आउट करने का जो हमारी इच्छा होती है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पढ़ेंगे एंड हेमोडायलिसिस। ठीक है, किडनी जो होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी रोल करता है हमारी बॉडी में ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे किडनी डैमेज हो सकता है, किडनी का जो काम करने की क्षमता है वो कम हो सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन होने से या चोट लगने से या ब्लड का किडनी में कम जाने की वजह से, फ्लो कम होने की वजह से ये किडनी की काम करने की क्षमता कम हो सकती है। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्टेज इन द बॉडी। इससे क्या होगा कि जो पॉइजनस वेस्टेज हैं ब्लड से वो रिमूव नहीं होंगी और वो बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी, यानी कि मिल जाएंगी और ये कभी कभी डेथ का कारण भी बनता है। ठीक है, इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। अगर किडनी फेलियर होता है, किडनी काम करना बंद कर देता है, तो आर्टिफिशियल किडनी का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा बस वही सेम काम की जाती है जो किडनी के द्वारा, हमारे किडनी के द्वारा की जाती है, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनी में नंबर ऑफ ट्यूब्स होते हैं जो कि सेमी परमिएबल होते हैं। एक टैंक होता है जो डायलाइजिंग फ्लूइड से फिल्ड होता है और इस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। इसमें बस एक ही डिफरेंस होता है कि जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ट्यूब से यूरिन का पास होने के दरमियान, जो रीएब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस का, वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में किडनी जो है वो 180 लीटर, जो नॉर्मल इंसान होता है वो 180 लीटर डेली फिल्टर आउट करता है, जबकि 1 से 2 लीटर ही रिमूव होता है वेस्ट मटेरियल। ठीक है, क्योंकि जो बाकी फिल्ट्रेट होती हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं किडनी के ट्यूबल्स के द्वारा। ठीक है, अब ये जो आर्टिफिशियल डायलिसिस होता है, आर्टिफिशियल ये क्लीनिंग होती है ब्लड की, वो कैसे होती है कि एक टैंक होता है जिसमें एक डायलाइजिंग फ्लूइड फील्ड होता है और उसमें बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जो बॉडी से कनेक्ट होते हैं। एक उससे पास होता है ब्लड, एक ट्यूब से उस फ्लूइड से पास होता है और डिफ्यूजन के थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होती हैं वो उस फ्लूइड में मिल जाती हैं और जो प्योर ब्लड होता है वो वापस से पंप आउट कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। Plants use completely different strategies for excretion than those of animals. Oxygen itself can be thought of as a waste product generated during photosynthesis. Plants जो होती हैं वो अलग स्ट्रैटेजी, बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए एनिमल्स से। आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन, खुद ऑक्सीजन जो एनिमल्स के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है, प्लांट्स के लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। हमने पहले पढ़ा है कि कैसे CO2 और ऑक्सीजन यूज करता है प्लांट्स, कैसे इनका रिमूवल करता है, कैसे इनका प्रोडक्शन करता है। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। जो ज़्यादा मात्रा में वाटर रहते हैं उनको ट्रांसपीरेशन के थ्रू remove out कर देता है। For other wastes, plants use the fact that many of their tissues consist of dead cells and that they can even lose some parts of, such as leaves. Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, प्लांट्स में क्या होती हैं, बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं उनके टिश्यूज के पास,
तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कुछ इस तरह भी रिमूव कर देता है, जैसे कि प्लांट्स जो होता है वो अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को लूज कर देता है, जैसे कि लीव्स को, कुछ स्टेम्स को, तो इस तरह भी रिमूव करता है। और जो प्लांट की वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनके सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर होती हैं। सेलुलर वैक्यूल्स मतलब सेल्स में, प्लांट्स के सेल्स में स्पेस होता है, खाली स्पेस, जिसे हम वैक्यूल्स बोलते हैं, उसमें स्टोर होती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। वेस्ट प्रोडक्ट्स लीफ में भी स्टोर हो सकती हैं जो फिर बाद में वो टूट के गिर जाती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होती हैं वो रेजिन्स एंड गम्स के फॉर्म में जो पुराने जाइलम होते हैं उनमें स्टोर्ड होती हैं। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट जो है वो अपने आसपास के मिट्टी में भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। व्हाट आर मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। क्या क्या मेथड्स होती हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए प्लांट यूज करता है। हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। जो यूरिन का अमाउंट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में उसको कैसे रेगुलेट करता है हमारा बॉडी, ये पढ़ना है हमें, ये जानना है। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और जो इंटेक्स क्वेश्चन थे उसको भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।